अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महनाज रजा। आप देख रहे हैं वकील ऑनलाइन। मेरे साथ जो गेस्ट हैं अब्दुल्ला मलिक, एडवोकेट एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे दूसरे गेस्ट हैं उस्मान चौधरी, एडवोकेट एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, यूके बेस। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, सबसे पहला क्वेश्चन कि आजकल हर स्टूडेंट इमिग्रेशन के चक्कर में है कि बाहर जाके पढ़ना चाहता है। आप इस बारे में बताएं, आसान हल और क्या सही तरीका है? स्टूडेंट तो देखें हर कोई बाहर जाके पढ़ना चाहता है, लेकिन हमने देखना है कि राइट कोर्स और राइट यूनिवर्सिटी और राइट कंट्री क्या है। जी। क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हर स्टूडेंट के लिए हर यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो उनकी प्रोफाइल का एनालिसिस करना चाहिए और फिर उनके अकॉर्डिंगली, उनके करियर्स के अकॉर्डिंगली वो अपना फ्यूचर देखें कि कौन सी सही। यूनिवर्सिटी उनके लिए बेहतर है, और उसके लिहाज से वो अपना कोर्स चूज़ करें। उसके बाद यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखें और फिर वो देखें कि जिस कंट्री में उनका ज़्यादा स्कोप है। अच्छा सर, जो स्टूडेंट हैं वो किस एज में जा सकते हैं और किस मतलब 10th के बाद, कॉलेज के बाद या यूनिवर्सिटी, ये भी बताएं। अप्लाई ज़्यादा कब कर सकते हैं? ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट जाते हैं वो बैचलर्स डिग्री के लिए और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ जिसमें पीएचडी भी आ जाती है, उन कोर्सेज़ के लिए जाते हैं। ठीक है। और हर जगह पे आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। स्पेशली तौर पे जो लोग कॉलेजेस के बाद जा रहे हैं, वो आमतौर पे यूके के लिए 3 इयर्स की बैचलर्स की डिग्री है, उसके लिए जाते हैं। और अगर वो उसके लिए फिट नहीं होते, तो वो 1 साल का फाउंडेशन कोर्स भी उसमें करते हैं। सही। इसके मुकाबले में जो लोग मास्टर्स के लिए जाते हैं, उन्होंने बैचलर्स का कोर्स अपना ख़त्म किया होता है, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने मास्टर्स की, कई लोग रेलेवेंट फील्ड में जाते हैं और कई लोग अपने करियर को बूस्ट करने के लिए एक डिफरेंट मास्टर्स को चूज़ करते हैं, जिससे वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह रिसर्च बेस में लोग पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ को चूज़ करते हैं। सर, तो आपके पास किस तरह के स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं और बाहर उनकी किस तरह की डिग्री ज़रूरी हैं? स्टूडेंट की ख्वाहिश अगर देखें तो तकरीबन हर स्टूडेंट ही बाहर जाना चाहता है। जी। लेकिन रियलिटी ये है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि उनके बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो उनकी एक इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आइल्ट्स सेरे-फ़हरिस्त है। उसके अलावा भी बहुत से अदर कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस और किए गए हैं। कोर्सेज़ भी करने जी, पड़ते हैं? किए गए हैं, जिसकी मेन वजह ये है कि वहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंग्लिश है स्टडीज़ का, वो उसमें जाके परफ़ॉर्म कर सकें, और उसके लिए इंग्लिश की एक रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा फिर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आ जाती है, जिसमें यूनिवर्सिटी की फीसेस आ जाती हैं, सही। जो कि 80 टू 60% आपको ऑन एडवांस आपको जमा करवानी पड़ती हैं। सर कितनी मतलब आप कोई आइडिया दे दें कि कितनी वो फ़ी होती है? ये इट डिपेंड डिफरेंट है, डिपेंड करती हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिपेंड मतलब करती हैं हर अप्रो हर यूनिवर्सिटी की अलग है। डिपेंड अपॉन द कोर्स ठीक है। एंड डिपेंड अपॉन योर क्या डिग्री किस पे जा रहे हैं आप लोग, डिग्री ठीक किस है? एक डिग्री है जैसे आप लोग कहते हैं मैंने बैचलर्स करना है बीएससीएस के अंदर, उसकी फ़ीस डिफरेंट होगी। सही। एक आप कहते हैं मैंने बैचलर इन जनरल किसी सब्जेक्ट में करना है, तो उसकी फ़ीस डिफरेंट होगी, क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। मेन बेसिक डॉक्यूमेंटेशंस उसके वही रहेंगे, ठीक सर है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फेक डॉक्यूमेंट अपनी भेज देता है तो उसके बाद क्या होगा? देखिए जब हमारे पास प्रोफाइल कोई भी आती है बच्चे की, वी हैव टू कंफर्म दैट कि उनके 100% श्योर हो कि ये डॉक्यूमेंटेशन दैट जेन्युइन है। अगर बिलफर्ज कोई बच्चा अपने फेक और फॉर्ज डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, तो यूनिवर्सिटी भी उसके ऊपर बैन इम्पोज कर देती है और होम ऑफिस भी उसके ऊपर 10 ईयर का बैन जो है इम्पोज कर देता है कि ये वो अब वीज़ा नहीं फाइल कर सकता। नहीं होगा, सिर्फ़ उसी बिल्कुल। कंट्री का? जी, उसी कंट्री का। लेकिन ठीक है। उसकी वजह से आपकी प्रोफ़ाइल ख़राब हो जाती है क्योंकि अब जो सिस्टम है वो रिजेक्शन। रिजेक्शन है। इंटीग्रेटेड सिस्टम है, अगर आप लोगों का किसी भी कंट्री का रिजेक्शन आया, मीनवाइल आप कहते हैं यूके का रिजेक्शन आया। सही। मैंने वो प्रोफ़ाइल किसी यूरोप के किसी और कंट्री के अंदर अप्लाई करने के लिए वो उसका पोर्टल ओपन किया है। तो वो पूछता है आपसे कि आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री क्या है? उधर आपने बताना होता है कि मेरा ये वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। और वो उस जो चेक करते हैं कि रिजेक्शन की रीज़न क्या है, वो पूछते लाज़मी है कि नीचे उन्होंने एक बात दी होती है, एक्सप्लेन करें रिजेक्शन किस वजह से हुई है। तो अगर आप ये लिखेंगे कि मेरा फ़ौज डॉक्यूमेंट था और मैं उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, तो वो कहेंगे अगर ये वहाँ फ़ौज डॉक्यूमेंट प्रेज़ेंट कर सकते हैं, तो ये हमें भी कर सकते हैं। तो दैट विल इम्पैक्ट योर अदर वीज़ाज़ एज़ वेल। यानी कि असरअंदाज होता है। बिल्कुल। अच्छा सर, कोर्सेज़ में कौन-कौन से ज़्यादा ज़रूरी हैं? अगर कोई मतलब आजकल तो हर कोई जैसे कि वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता है, लेकिन कौन से कोर्सेज़ हैं जिससे जल्दी वीज़ा मिल जाए? देखिए, ये तो टेक्निकल एजुकेशंस लोग ज़्यादातर जाते हैं, जैसे मास्टर लेवल पे बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो ठीक वो है। ज़्यादातर वो एक्सपर्टीज़ डिग्री होती हैं कि कोई अपने रेलेवेंट फ़ील्ड है, जैसे डॉक्टर्स हैं, तो वो अपनी कोई स्पेसिफिकली एक्सपर्टीज़ डिग्रीज़ जो हैं, उसमें करना चाह रहे हैं, तो ये एक स्पेशलाइज़ेशन कोर्स होता है।
सही। तो डिपेंड अपॉन द प्रोफाइल एंड द एक्सपीरियंस, तो वो ज़्यादा डिग्री जो है वो चूज़ करते हैं लोग स्पेशलाइजेशन करने के लिए, अपने प्रोग्राम और अपने करियर को बूस्ट अप करने के लिए। सो डिपेंड है कि स्टूडेंट उस पे क्या आ रहा है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, फिर हम उस पे उसको अपनी ओपिनियन देते अच्छा हैं। सर, किसी स्टूडेंट का अगर वीज़ा जैसे अप्लाई किया और ओके हो गया, उसके बाद वहाँ जाकर उनको कितने हार्स जॉब की परमिशन होती है और स्टडी? वहाँ ये पे मेन जी, मेरे ख्याल से टॉपिक है। उसमें अगर जब हम यहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे जब जाता है, तो सबसे पहले अगर आप यूके की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो आपको ड्यूरिंग द स्टडी टाइम 20 आवर्स आपको अलाउ करते हैं, जो आपने पर वीक करने होते हैं। 20 हार्स? 20 आवर्स पर वीक, अच्छा। 20 घंटे अच्छा, पर वीक? पर वीक। ठीक है। जी, उसमें आपको सिर्फ पार्ट टाइम आपको स्टडीज़ के साथ-साथ पार्ट टाइम आपको वर्क अलाउ होता है। तो सर जॉब आराम से मिल जाती है? नहीं, जॉब के लिए अगर आप अभी देखें, तो सबसे पहले आपकी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए आपकी चेक करते हैं, जिसमें आप कंफर्म करते हैं कि मेरे पास इनफ फंड्स हैं जिस पे मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ। सही। इसलिए इस बैंक स्टेटमेंट के लोग कहते हैं आजकल के बहुत हैवी बैंक स्टेटमेंट है, उसकी वजह यही है जिसमें आप अपनी स्टडी प्लस अपना लिविंग एक्सपेंसेस शो करते हैं कि मेरे पास इनफ फंड्स हैं। लेकिन जॉब पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करते हैं, तो शुरू में आपको राइट जॉब नहीं मिलती, आपको बेसिक ऑड जॉब्स के ऊपर जाना पड़ता है, जिसमें लोग किसी भी तरह से आके पहले जब वो अप्लाई करना चाहते हैं, हुँ, जो हुँ। मेन डिफ़िकल्टी उनको आती है, क्योंकि उनको ना उन्होंने अपनी सीवी, रिज़्यूमे अपडेट की होती है, और सही। उनको प्लेटफ़ॉर्म समझ में नहीं आ रहा होता। तो डिफ़रेंट डिफ़रेंट जॉब की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे वो ऑनलाइन जाके अपनी एप्लीकेशंस फिल आउट करते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं, इवन फॉर बेसिक जॉब। तो जो सर रेज़िडेंसी जैसे कि सबसे ज़रूरी मतलब है कि आपको जाकर स्टे आपने कहाँ करना है, ये आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है कि खुद ही करना होता है ये भी? ये दोनों अवेलेबिलिटी है, डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी कौन-सी है। कई यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस भी प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सी प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशंस भी हैं। और इसके अलावा प्राइवेट होम्स भी हैं, जिसमें आप लोकल जो से लैंडलॉर्ड हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट करके डिफरेंट फोरम्स में जा सकते हैं, जिसमें स्पेशली आजकल जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, वो स्पेयर रूम्स है, फिर फेसबुक मार्केट प्लेस है, सही। जिसमें से आप जाके अपने रूम्स वगैरह ढूँढ सकते हैं, फिर गम ट्री है। ये 3 से 4 आपके पास बेसिक फॉर्म्स हैं, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी वालों ने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जिसमें स्टूडेंट ग्रुप्स भी हैं, व्हाट्सएप के ऊपर बेस करते हैं, जिस पे बताया जाता है कहाँ पे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी से आपकी अकोमोडेशन कितनी दूर है, इस चीज़ का आपको पहले ख़ास तौर पे इस चीज़ का अंदाज़ा करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत महँगी है। कई दफ़ा आपको जो अकोमोडेशन है, वो सस्ती ज़रूर मिल जाती है, लेकिन आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, वो बहुत एक्सीड कर जाती है। तो उन दोनों को कंपेयर करके फिर आप अपनी चूज़ करें कि आपकी अकोमोडेशन कौन-सी है। सर वहाँ जाकर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वीज़ा लग गया, जॉब का भी हो गया और कभी जॉब छूट भी जाती है, तो वो फिर बच्चे कैसे अपनी यानी कि स्टडी को उस मैनेज करते हैं? उसमें बेसिकली जहाँ जब जॉब का सवाल आता है, तो बेसिकली हर यूरोप में, यूके में, इवन यूएस में भी हर जगह जॉब सेंटर फैसिलिटी मौजूद है। आप वहाँ अपनी अपडेटेड सीवी देते हैं। यहीं से करना होगा? नहीं, आप वहाँ जाके इन पर्सन आप लोगों को जाना पड़ता है। अच्छा, आपकी पर्सनली। जी, पर्सनली उनको विज़िट करना पड़ता है उनके ऑफ़िस में, हर जगह उनके ऑफ़िस मौजूद होते हैं। आप सही। वहाँ जाके अपनी सीवी फ्लोट करते हैं, और वो आपके बिहाफ़ पे कोई जॉब आपको रेलेवेंट आपके एक्सपीरियंस से वो सर्च आउट करके देते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ सर्च आउट करके देते हैं और अप्लाई करवा के देते हैं। इंटरव्यू भी आपने खुद ही देना होता है, ठीक है? बाकी सारे उनके एक जो भी जॉब रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया वो उसी कैंडिडेट ने फिल करने होते तो हैं। सर मिल जाती है जॉब? जी, अगर आप लोग अपने रेलेवेंट फ़ील्ड में रह के जॉब ढूँढना चाहें तो आपको मिल जाती है। लेकिन आपके एक कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको देना, जैसे आप बाहर जाते हैं, देयर आर डिफरेंट जॉब सर्च इंजिन्स एंड जॉब जो है उधर एरिया डेज़िग्नेटेड एरियाज़ हैं, जी, जहाँ अपनी जी। जॉब सीवी प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपके बिहाफ़ पे आपको जॉब सर्च आउट करके दे देते हैं, फिर आप उसको खुद फ़िल करके इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो जॉब मिल जाती है, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया या हमारे यहाँ मसला क्या है? जब बच्चा स्टूडेंट जाता है, उसकी सीवी अपडेट नहीं होती, रिज़्यूमे हुँ, तैयार करना नहीं आता, नहीं आती। जिसकी वजह से वो इस चीज़ में लैग करता है और अपनी रेलेवेंट जो जॉब है उसको वो अवेल नहीं कर पाता। तो तो हम सर आप स्टूडेंट को क्या गाइड करते हैं जाने से पहले? ज़ाहिर है आप इमिग्रेशन को देख रहे हैं, तो आप क्या उन्हें सजेशन देंगे कि ये आपको कर रेडी करके जाना चाहिए यहाँ 2 से? इम्पोर्टेंट इसके अंदर एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन एंड जी, सेकंड योर सीवी। सीवी पावरफुल होनी चाहिए। नहीं, पावरफुल ना भी हो, लेकिन आपको एक्सप्लेन तो करना आ रहा है ना, हाँ। कि आप अपने आप के आप देखिए माई सेल्फ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। व्हाट हुँ, माय एक्सपीरियंस इज़, व्हाट माय एजुकेशन इज़, ठीक है? व्हाट माय स्किल इज़। ये स्किल्स आप लोगों ने खुद, हाँ सब जी, मालूम होना सब चाहिए। कुछ मालूम होना चाहिए। देखिए, आपको स्पेसिमेन तो ऑनलाइन काफ़ी मिल जाते हैं, लेकिन उसके हुँ, अंदर आप लोगों ने अपने आप को खुद डिफाइन करना है। दूसरा, कम्युनिकेशन वेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आप जिस हम्म। कंट्री में जा रहे हैं, आपका इंग्लिश इज़ बेसिक जो है उधर कम्युनिकेशन है, टूल है। आपको उस पे कितनी ग्रिप है, आप कितनी तरीके से अच्छे तरीके से आप कन्वे कर सकते हो, तो दैट मैटर। अगर आप ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होंगी, तो येस यू कैन सर अचीव। लैंग्वेज बैरियर आता है? ऑब्वियसली यहाँ से स्टूडेंट, क्योंकि थ्रू आउट हम लोग कहते तो हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, हम्म। लेकिन अगर बाहर निकल के दें तो वो इवन कि अपने रिसर्च टाइम में भी अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी उर्दू में बात कर उर्दू रहा में बात कर रहा है, होता घर है। जाके भी उर्दू में बात कर रहा है, तो वो कह लें कि एक फ्लो नहीं बनता उनका। सही। सो आपका यहाँ प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन के अंदर, सो यू हैव टू मेक इट बेटर एंड बेटर, ताकि आप बाहर की किसी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ तो आप लोगों को इमिग्रेशन बॉर्डर से लेके अपनी यूनिवर्सिटी से लेके इवन अगर कहीं से चीज़ खरीदनी है वहाँ भी आप लोगों को मीडियम तो मीन्स इंग्लिश ही यूज़ इंग्लिश करना कोर्स बहुत जरूरी हैं। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। उसमें आइट्स है? उसमें आइल्ट्स है, पीटीई है, ऑक्सफोर्ड है, टॉफल है। ये डिफरेंट इंग्लिश जो हैं कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट करता है अपने डिग्री के रेलेवेंटली, उसके रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उसने कोई टेस्ट पास करना है इनमें से। अच्छा, ज़्यादातर आपके पास स्टूडेंट किस तरह के आते हैं? मतलब यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ लेकर उसके बाद जाते हैं कि डिग्री से पहले वहाँ जाके डिग्री हासिल करना चाहते हैं? डिफरेंट है। कई दफ़ा कोई बच्चे होते हैं जो अपनी इंटर के बाद ही कहते हैं कि हम लोग अपनी फर्दर एजुकेशन उधर अपना कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। और कई होते हैं जिन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर भी स्टार्ट कर लिया होता है और वो कहते हैं नहीं, हम लोगों को एक बूस्टअप चाहिए अपनी, और हम लोग इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देखना चाहते हैं। सो सही। ये दोनों कह लें कि हमारे पास दोनों उस तरह के लोग आते रहते हैं। तो सर आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं अगर कोई आपके पास आए और अप्लाई करना चाहता है? सबसे पहले वो क्या-क्या अपनी चीज़ें रेडी करे? सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि अपने अपडेटेड सीवी के साथ आएँ, ताकि हमें पता हो कि आपके पास राइट एक्सपीरियंस किस चीज़ का है और सही। आपका आगे कोर्स का ऑफ इंटरेस्ट कौन-सा है, ताकि आप राइट कोर्स पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे। फिर अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आएँ, ताकि सही। हमें आपको अगेन हम इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपके पास ऑथेंटिक और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। कई दफ़ा आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और रिज़ल्ट्स हैं, डिग्री नहीं है। डिग्री डिग्री नहीं आपको है। चाहिए होती है, आप यूनिवर्सिटी से वो अप्लाई करके लेके आएँ। फिर आपको कई यूनिवर्सिटीज़ में आजकल एमओआई उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिस पे आपका सही। आइल्स भी एग्ज़ाम्प्ट हो जाता है। अगर आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स हैं और आपकी यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में आ रही है, जो यूनिवर्सिटी को ऐड की गई है, जिसमें आपका इंग्लिश एग्ज़ाम्पशन मिल जाए, तो हमें वहाँ पे उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं। फिर मेनली पासपोर्ट, उसके बाद में इनकी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखी जाती है। इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में ये बताते हैं कि ये मैं कोर्स क्यों ले रहा हूँ क्यों ले रहा हूँ? और इसका मेरे फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले सही। टाइम में। वहाँ पे ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये कोर्स रेलेवेंसी कैसे है और किस तरह से की जाएगी। वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ इनके एडमिशन के टाइम पे अप्लाई किया थी यूनिवर्सिटी को। फिर यूनिवर्सिटी इनका एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती है, जिस पे वो मेक श्योर करती है कि स्टूडेंट जेन्युइन है, प्लस वो अपने राइट कोर्स पे आ रहा है और अगेन उसके पास इनफ स्किल्स और नॉलेज है कि वो इस हुँ। डिग्री को कंप्लीट कर सकेगा। इन सारे प्रोसेस के बाद फिर हम लोग आगे इनकी वीज़ा एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा स्कॉलरशिप, यहाँ जो बच्चे स्कॉलरशिप में पढ़ रहे होते हैं, क्या वहाँ भी उनको स्कॉलरशिप मिलती है? जी, बिल्कुल मिलती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप अवॉर्ड करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक मार्क्स एंड एवरीथिंग। सही। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपके ऊपर स्पेशल क्राइटेरिया की बेस पे भी करती हैं, जिसमें आपके पास अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्किल है, तो उस बेस पे भी आपको कुछ कोटा मिलता है। और इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ आपको कई दफ़ा सिर्फ़ आपके कंट्री और आपके रीजन के बेस पे भी देती हैं, जो कि सही। शायद बहुत ज़्यादा नहीं होती, किस लेकिन तरह की इनकरेज। स्कॉलरशिप है जिससे जल्दी एडमिशन मिल जाता है? वीज़ा अप्लाई करने में कोई मुश्किल नहीं होती? नहीं, स्कॉलरशिप डिफरेंट है। स्कॉलरशिप्स का सिर्फ़ आपके फाइनेंशियल और लिविंग से ताल्लुक है। वीज़ा इज़ अ सेपरेट एंटिटी। उसमें आपने वीज़ा में तो आपको उनके सारे डॉक्यूमेंटेशंस पूरे करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स पूरे करने। नहीं, स्कॉलरशिप में वहाँ भी स्टडी फ्री मिलती है? जी, यहाँ जो स्टूडेंट बिल्कुल, स्कॉलरशिप पे बिल्कुल पढ़ रहे हैं मिलती है। उसके बाद वो इंटरनेशनल जाकर अपनी स्टडी हासिल करना चाहते हैं, इस बारे में मैं जानना चाहती हूँ। वहाँ कुछ स्टेट स्कॉलरशिप होती हैं, लेकिन उनका एक आपको ऑनलाइन टेस्ट मीट करना पड़ता सही। है। अगर आप वो टेस्ट क्वालिफ़ाई कर जाते हैं, तो फिर वो आप स्टेट स्कॉलरशिप के ऊपर क्वालिफ़ाई कर जाएँगे, तो फिर आपकी स्टडी जो है फुली फंडेड होती है। अच्छा। बट उसके लिए आपको वो टेस्ट जो रिक्वायर्ड उनका स्टेट टेस्ट जो भी उनका एक यूनिवर्सिटी उनका करती है, उसमें अगर आप क्वालिफ़ाई करते हैं, उसमें भी आपको 70 टू 80%, कहीं 70%, कोई 80% नंबर रिक्वायर्ड हैं परसेंटेज के। अगर सही। आप उसमें क्वालिफ़ाई करते हैं, देन दैट योर एजुकेशन इज़ फुली फंडेड।
मीन्स के मिल सकती है, मिल चांस सकती है, चांसेस हैं। चांसेस है। चांसेस अगर आप कोशिश करते हैं तो यस यू तो कैन। किस तरह के स्टूडेंट ज़्यादा स्कॉलरशिप पे जाते हैं? जो आपके पास एक्सपर्ट भी आते डिग्रीज होंगे। वाले होते हैं, जो एक्सपर्ट डिग्रीज वाले होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स आ जाते हैं, आप लोगों के और कोई आईटी के सेक्टर्स के आ जाते हैं, जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अपने यहाँ भी फील्ड के अंदर जी। 3 इयर्स 4 इयर्स एक्सपीरियंस होता है उनका, वो फिर इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप की तरफ जाते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन से कोर्सेज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिससे उनको इमिग्रेशन का इश्यू नहीं आएगा और जल्दी हो जाएगा? देखिए, जो एक्सपर्ट डिग्रीज है ना, जाना उन्हीं में चाहिए, जिनका फ़ायदा भी आप होता है किसको स्किल रिकमेंड बेस। करते हैं? मतलब आपकी क्या सजेशन है? देखिए, सजेशन ये होती है कि हम डॉक्टर्स कर लें, लॉयर्स कर लें, इंजीनियर्स कर लें, आईटी कर लें, ये सारे जो मेन हैं सही। आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इसके अंदर सारे लोग जो हैं वो अपनी जो रेलेवेंट फील्ड के अंदर अगर उनका एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपर्ट डिग्री के अंदर जाएँगे तो वो एक तो उनकी वीज़ा एप्लीकेशन भी जल्दी उनका प्रोसेस हो जाएगा। सही। सेकेंडली उनके लिए अपॉर्च्युनिटी वहाँ भी अवेल होगी। क्योंकि उनको पता होता है कि हम लोगों ने अपनी रेलेवेंट फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है और दे आर मोर कंफर्टेबली कॉन्फिडेंस कि हम लोग वहाँ भी जॉब अवेल कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग आवर स्टडीज़। अच्छा, इसके अलावा ये बताएँ कि जैसे कि स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए आपके पास आ गए हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि इनकी डॉक्यूमेंट हैं और ये सही नहीं है? आप खुद चेक करते हैं पहले? ऑब्वियसली वो हम लोगों को इस तरह आइडिया हो जाता है जब हम उनको कहते हैं कि अपने रेलेवेंट बॉडीज़ के से आप इसकी अटेस्टेशन करवाएँ, लाइक क्योंकि अगर बहुत कोई से लोग मैंने एग्ज़ैक्ट देखा फेक डिग्रीज़ यहाँ चलती ऑब्वियस हैं। चलती हैं, बिल्कुल चलती यहाँ हैं, तो सही चल जाती हैं। चलती हैं। और हम लोग कहते हैं कि आप अपनी जैसे अगर कोई डिग्री लेता है तो एचईसी उसका अदारा है जो उसको अटेस्टेशन उसकी करता है कि वेरीफाई करता है कि आइदर ये डिग्री जो इस बच्चे के पास है वो हाँ, जेन्युइन है कि नॉन जेन्युइन है। वो उसके ऊपर एक अगर वो जेन्युइन है तो एक अटेस्टेड स्टैंप लगा देती है। इसी सही, तरह अगर उसे नीचे चले जाएँ इंटर की और मैट्रिक की अगर कह रहे हैं तो उसके लिए एक अदारा बना हुआ है आईबीसीसी। सो सही। उधर से वेरीफाई करवा के हम चेक कर लेते हैं कि आइदर दीज़ डिग्रीज़ आर जेन्युइन और नॉट, तो वो भी पता लग जाता है। अच्छा सर, हम यूके की बात कर रहे हैं, तो पिछले दिनों एक केयर वीज़ा आया था, उस बारे में कुछ बताएँ? अच्छा, वो जो वीज़ा आया था उसका जॉब कोड है 6125 और 6135, इस तरह उनका जॉब कोड है। सही। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा कह लें कि यहाँ मिसयूज़ कह लें उसके लिए वर्ड, और लोगों को मिसगाइड किया गया। मतलब जिनकी एक्चुअल में जिन्होंने कोई क्वालिफ़िकेशन उनकी मेडिकल के रिलेटेड नहीं है, वो भी उस वीज़ाज़ पे गए हैं। बेसिकली दैट इज़ फॉर द टेक चले केयर, गए? चले गए, उनका लग गया, लकीली उनका लग गया और वो वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाके उन्होंने देखा कि एक्चुअल में क्योंकि उनके पास ना तो वो एक्सपीरियंस था, ना उनके पास वो एजुकेशन थी, तो उनको उनकी कंपनीज़ ने जॉब ही इश्यू नहीं की। अनफॉर्चुनेटली हुआ यहाँ कि यहाँ उन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेशंस बना लिए, कोई अपने रेलेवेंट फ़ील्ड का भी उन्होंने कोई हॉस्पिटल का भी बना लिया, वो वेरीफ़ाई हो गए, सब कुछ उन्होंने ओके कर दिया, वहाँ पहुँच गए किसी तरीके से। लेकिन जब आप काम करते हैं तो पता लग जाता है कि ये इसको आइडिया नहीं है। नहीं है, मेडिकल की अपनी टर्म्स हैं, पकड़े गए। पकड़े गए। फिर उनको कंपनीज़ ने उनके वीज़े रिवोक किए और उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसकी वजह से कह लें कि हम डिपोर्ट हो जाते डिपोर्ट हैं? भी हुए, डिपोर्टेशन रेशियो भी बढ़ी है। सही, फिर उनके बाद वो एक असाइलम की तरफ चले जाते हैं, जो एक अपनी तरफ से अलहदा एक वीज़ा एप्लीकेशन है वीज़ा है, और हाँ। उसकी एक अपनी वो हिस्ट्री मिल शुरू जाता होगी। है ईज़िली? वो भी नहीं मिलता क्योंकि उसके अंदर आप देखें ना, आप पहले ही अपनी एप्लीकेशन फाइल करके जा रहे हैं कि मैं हुँ, इस वीज़े पे मैं केयर वीज़े पे जा रहा हूँ, हुँ। ठीक है? और मुझे एक जो कंपनी ने ऑफ़र किया और मैं उसमें क्वालिफ़ाई कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे बुला लिया, उन्होंने वीज़ा ग्रांट कर दिया। अब आप असाइलम में कर रहे हैं, आपने क्या पहली एप्लीकेशन में लिखा था कि आपकी कंट्री में आपको कोई प्रॉब्लम है या इस तरह कोई एथनिसिटी या फिर वो कोई इसको और वेरीफ़ाई प्रॉब्लम? करते जी, हैं। वो वेरीफ़ाई करते हैं। वो क्योंकि एप्लीकेशन इटसेल्फ इज़ अ डिक्लेरेशन फॉर्म। अगर हुँ। वहाँ आप कोई चीज़ उसको गलत बताएँगे और उसके बाद वहाँ जाके कोई और एक्टिविटी करेंगे, तो वो आपको पकड़ लेंगे और उसमें आपको डेपोटेशन का यहाँ सामना करना गलती पड़ेगा। कंसल्टेंट की थी? जी, बिल्कुल 110%। ज़ाहिर-सी बात है, इन कंसल्टेंट ने अपने चंद पैसे बनाने के लिए लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कह लें कि मिसगाइड किया कि हुँ। आप इस वीज़े पे चले जाएँ और उधर जाके फिर लोगों को जो प्रॉब्लम्स आएँ फेस करनी पड़ी हैं, वो इधर जिन्होंने किया हुआ था, उनको हुँ, मिसगाइड किया हुआ था, उन्होंने उनको सॉर्ट आउट नहीं करके नहीं दिया। किया। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप तो यूके होते हैं। मैंने तो सबसे पहले ये लोगों को एक्सपीरियंस करते हुए यही देखा कि जब वो आए और उनके पास जॉब नहीं थी तो उनको सबसे पहले तो डेली लाइफ गुजारने के लिए उनके पास फंडिंग ही नहीं थी। नहीं थी। ऐसी वीडियोज़ देखी हमने। मोस्ट ऑफ पीपल दे वर ट्राइंग टू लिव बाय द स्ट्रीट। जिनके सोशल मीडिया पास पे ऐसे स्टूडेंट्स की वीडियोज़ जी, देखी गई हैं। स्टूडेंट्स नहीं थे, ये खास तौर पे केयर वर्कर्स थे जो कि वर्क ओह! बेस्ड पे आए थे यूके।
और इनके पास फिर वहाँ पे क्या? ना तो उनके पास लिविंग के लिए था कुछ था, और ना इनके पास आगे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इनकी जो करंट जॉब है वो इनको अलाउ नहीं करती कि कोई और जॉब भी कर सके। ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड थे उसी कंपनी के लिए, उसी कंपनी। वर्क परमिट की तरह जी, ही होता ये है ये? बिल्कुल। बेसिकली जिस जॉब के लिए डेजिग्नेशन जॉब, आप यहाँ से कोई भी स्किल्ड बेस हाँ, हाँ। वर्कर के लिए जाते हैं, लाइक आप केयर वर्कर के लिए जा रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहे हैं, आप कोई मैनेजर लेवल पे जा रहे हैं, आपके वीज़े पे लिखा होता है कि आप रिस्ट्रिक्टेड टू टिल दैट वर्क। आप हुँ। उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। मतलब आपकी 9 टू 5 जॉब खत्म होगी, उसके बाद आप कुछ और नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड टू दैट वर्क। आपको अलाउ नहीं होता अदर वर्क करना। तो सर आप क्या अब सजेस्ट करेंगे? ये इतना बड़ा केस देखा गया है, आप तो देख चुके हैं और हमने सुना था इस बारे में। इसमें डिफरेंट एक तो ये है कि वहाँ की काफ़ी कंपनीज़ जो हैं वो लिटिगेशन के अंदर वो फेस कर रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्हीं के जॉब लेटर पे आया था। और पाकिस्तान में एफआईए इस पे काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने भी, उनके पास भी केसेस इस तरह के गए कि कंसल्टेंट ने पैसे बहुत ज़्यादा डिमांड की और वो लोग वहाँ चले गए, जाके चेक किया वहाँ तो जॉब्स नहीं थी। सो हुँ। एफआईए में के अंदर भी काफ़ी केसेस चल रहे हैं। और इवन कि अगर जब वो डिपोर्ट होके वापस आएंगे तो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक उनको 5 ईयर बैन का भी फेस करनी पड़ेगी कि वो और कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। सो सही। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर दोज़ कि जिन्होंने स्किल्ड बेस्ड वीज़े पे जाना है, वो पहले एक्चुअली में चेक तो करें कि मेरा एक्सपीरियंस भी उस जॉब में है कि नहीं है। क्योंकि वहाँ रूल्स चलते हैं। वहाँ रूल्स चलते हैं, वहाँ उन्होंने आपसे जॉब लेनी है। आपका अगर आप इस माइंड से जा रहे हैं कि मैं ये कर लूँगा और उसके बाद मैं कुछ स्विच करके और वीज़ा पे चले जाऊँगा, इट्स नॉट पॉसिबल। सर थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे वकील ऑनलाइन। मिलती हूँ अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।